हेलो, वेलकम टू द क्रिकेट एल्गोरिदम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई कमाल हो गया, आज तो पाकिस्तान ने इतनी बड़ी टीम को ऐसे मजे से बिग मार्जिन से डोमिनेट करते हुए हरा दिया। और ये कौन लड़का है, मां सदाकत? ये सुना है सईद अनवर, ब्रायन लारा, सौरव गंगुली और माइकल बेविन का मिक्सचर है। क्या जानशीन है? ऐसा ही कुछ सोच रहे होंगे आप लोग, लेकिन ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। क्योंकि हम एक परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर जो है वो इतना ज्यादा चढ़ा देते हैं। और आज से एक साल पहले साइम अयूब के बारे में भी यही बातचीत हुई थी कि यार क्या नो लुक मारता है, क्या यूं करता है। और उसके बाद से उसकी जो फॉर्म गिरी है, एक इंजरी हुई, इंजरी के बाद वो आज तक रिकवर नहीं कर सका। तो हम बात करते हैं फिर इस मैच के बारे में, लेकिन इससे पहले मैंने जब कल एक आपकी वीडियो में एक बात कही थी प्रीव्यू में कि ये जो 4 या 5 नए लड़के इस टीम में शामिल किए गए हैं, इनको जज नहीं करना। हमें कोशिश, मतलब ओवरऑल वैसे तो जो हमारी जो है मैनेजमेंट है, सॉरी सिलेक्शन कमेटी है, जो कि गांजा पी के सिलेक्शन करती है, उन्होंने ये लड़कों को टीम में डाल दिया। एज कंपेयर जो पिछले 1.5 साल पहले जो लोग चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर सेलेक्ट हुए थे, उनमें से जो अ, अच्छे खिलाड़ी थे, जैसे कि इमामुल हक और सऊद शकील, कामरान गुलाम, इरफान नियाजी, ये हम बात कह रहा हूँ बार बार, वो कहाँ गायब है कुछ नहीं पता। आज कामरान गुलाम 2 मैचेस के अंदर 90 और 60 मार चुका है, जो टेप बॉल टूर्नामेंट हो रहा है इमरान खान स्टेडियम पेशावर के अंदर। इरफान न्याजी ने आज ठीक ठाक स्लॉक किया नंबर 5 की पोजीशन में आकर। उनके पास ये स्किल सेट है करने का, लेकिन वो टीम में नहीं है, क्यों ये नहीं पता। सऊद शकील खेल रहा है टूर्नामेंट, वो पीएसएल में भी सिलेक्ट हुआ हुआ है, लेकिन उसको नहीं लेके आएंगे। तो ये चीज है, मुझे उम्मीद है कि सरफराज के आने से कुछ बेहतरी होगी। आई होप कि ये 1-2 लड़के टीम में आ जाए। खैर, बात करते हैं आज के मैच की। जैसे हमने कहा था कि इन चारों पे बिल्कुल रिलाय मत करें, हमारा क्राइटेरिया होगा जो पुराने चावल हैं उनकी परफॉर्मेंस को जज करना, कि यार वो कितना फिट है 2027 के क्रिकेट फॉर्मेट वर्ल्ड कप के हिसाब से। बार बार वर्ल्ड कप को फोकस करने को कह रहा हूँ, क्योंकि इस साल आपके पास टोटल 9 या 10 वनडे ही हैं। 10 भी नहीं है, 3 ये हैं जिसमें से 2 हो चुके हैं, उसके बाद 3 जिम्बाब्वे के हैं। मेरे ख्याल से मई, वो भी सुना आगे जा रही है क्योंकि पीएसएल से क्लैश कर रहा है वो स्केड्यूल। और फिर जून में शायद, या इस तरह से फिर ऑस्ट्रेलिया आपके पास 3 वनडे खेलने आ रही है। उसके बाद फिर इंग्लैंड में टेस्ट मैचेस हैं। दैट्स इट, और कुछ नहीं है फिर आपके पास। फिर होम सीरीज के ऊपर शायद कोई बायलैटरल में नंबर 9 नंबर 10 की टीम आ जाए। 90% चांसेस ये बांग्लादेश आ जाएगा या श्रीलंका आ जाएगा। वेस्ट इंडीज को आना चाहिए, अच्छी बात होगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वही आएंगे। तो 10 वनडे इस साल के, अगले साल में पता नहीं अभी क्या है, कितने आपके अवे के टूर्स हैं, और बहुत कम वनडेज हैं आपके पास। जिसने भी ये पैटर्न रखा है कि T20 वर्ल्ड कप के बाद सिर्फ T20 और टेस्ट पे फोकस रखा, 11 टेस्ट मैचेस हैं आपके पास पूरे साइकिल के अंदर। एक तरह से अच्छा है कि आप 11 टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं और उसमें से आप अपने होम ग्राउंड पे ज्यादा खेल रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपकी परसेंटेज अच्छी गई, अपने होम ग्राउंड पे आपने अच्छा खेला, तो शायद उम्मीद है कि आप शायद WTC फाइनल में क्वालिफाई कर सकते हैं टॉप 2 टॉप 3 के अंदर, होपफुली, फिंगर्स क्रॉस। तो बात करते हैं जी आज के मैच की। बांग्लादेश ने हमेशा की तरह टॉस जीत कर, पिछले मैच की तरह टॉस जीत कर बैटिंग करवाई, लेकिन आज लड़के तैयार होके आए हुए थे। तनकीद पहुंच गई थी, तो आज भी बेहतरीन स्टार्ट मिला। आज स्टार्ट की अच्छी चीज ये थी कि मां सदाकत जो है वो एक प्लान से आया हुआ था और वो मार रहा था। मैं उसकी अच्छाई पे नहीं जाऊंगा, जैसे पिछले मैच में मैंने कोई बुराई नहीं की उसकी, मैं उसकी आज कोई एक्स्ट्रा तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा उसकी टेक्निक में प्रॉब्लम है। आज भी उसको 2-3 शॉट्स ऐसे मिले जो कि वो ऑफ साइड पे मेरिट पे खेल सकता था, लेकिन उसने जानबूझ के, वो तस्कीन अहमद ने, या फिस की बात नहीं कर रहा, वो तो फस की बात नहीं हो रही है, वो तो लेफ्ट आर्म टू लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तस्कीन अहमद उसे आउटसाइड ऑफ स्टंप कर रहा था लेफ्ट हैंडर के, वो फिर भी क्रॉस जाके उसने बल्ला घुमाया, जो कि जरूरत नहीं थी। ये उस पर रमीज राजा ने भी टोका, ये T20 वाला स्ट्रोक कहाँ से आ गया उसमें। ही सडनली स्विच हिमसेल्फ टू T20 मोड, ऐसा जरूरत नहीं थी वनडे में शॉट खेलने की। अगर
वो बॉल बांग्लादेश की विकेट पे थी। अगर ये बॉल किसी और ग्राउंड पे होती, शायद साउथ अफ्रीका के, ऑस्ट्रेलिया के, तो ये खड़ी हो जाती, क्योंकि इतना रूम नहीं होता वहां पे। बॉल बाउंस होती है, सीम अप हो जाती है। यहाँ पे नहीं हुआ। लेकिन अगर बैट्समैन की बुक में ये चीज लिखी हो कि मैंने ऑफ स्टंप की बॉल ऑफ स्टंप पे खेलनी है, तो कभी भी वो गलत शॉट नहीं खेलेगा। बाकी उसकी इनिंग अच्छी थी, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ उसने खेला। फरहान ने बहुत सेंसिबल बैटिंग की, वो स्ट्रगल कर रहा था। शुरू में भी उसको बॉल नहीं आ रही थी, उसको उतनी विड्थ उसके लिए प्लान करके आए हुए थे बंगाली, उसको विड्थ नहीं दे रहे थे जिस तरह से उसे रिक्वायर्ड होती है। मैं पहले वर्ल्ड कप के बीच में बोल चुका हूँ, जो चेस्ट हाइट की बॉल, उसको जो चेस्ट हाइट की बॉल है उसको स्क्वायर खेलने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, विकेट को स्क्वायर करने में। तो वो आपने देखा होगा, आज वो 2-3 दफा फ्रस्ट्रेट होकर उसने मिड ऑन की तरफ पुल मारने की कोशिश की, लेकिन नहीं लगा। उसके बावजूद उसने कैरी ऑन इनिंग खेली है, विच इज गुड। ठीक है, अभी नया है, आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट करेगा फॉर्मेट पे। शमाइल हुसैन, कोई तनकीद नहीं है, बस ये कि थोड़ा उसको ये कि T20 के माइंडसेट से आ रहा है वो प्लेयर, और उसको डाला भी उसी माइंडसेट से गया है शायद कोच की तरफ से। तो उससे ना 4-5 बॉलों के बाद, अगर उसने एक ओवर मेडन खेल लिया था, उसके बाद उसने बिला वजह स्लॉक की तरफ गया, उसे सिंगल निकालने चाहिए थे। यहाँ थोड़ा सा मैं रिजू साइमंड और शबराती को जो है थोड़ा सा क्रेडिट दूंगा। हालांकि उसने इनिंग बिल्कुल वैसी ही खेली है जैसे वो खेलता है, लेकिन जिस वक्त पार्टनरशिप की जरूरत थी, उसने पार्टनरशिप में आगा को हेल्प की। आगा को बॉल दिख रही थी, समझ आ रहा था, पिच समझ आ गई थी। उस वक्त उसे सिर्फ एक पार्टनरशिप की जरूरत थी आगा को, और वो रिजू ने उसे सपोर्ट दिया। और ये एक्सपीरियंस होता है, बॉल उसके बल्ले पे नहीं आ रही थी, ठीक ठाक बीट हो रहा था, फ्रस्ट्रेटेड था, ड्राइव कर रहा है तो प्रॉब्लम हो रही है उसे, बल्ले पे वही शॉट अगर आगा मारा है तो गैप में जा रहा है। रिजू गैप में नहीं निकल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वो फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ, उसने कैरी ऑन किया, उसने सपोर्ट किया और एक पार्टनरशिप लगाई 60-70 रन की, जो कि 100 से 170 तक पहुंची। और मैं 170 के बाद समझ रहा था कि मैच पाकिस्तान के हाथ में हो जाएगा। पाकिस्तान 30 ओवर में जब 167 थे, 31 में 175 थे, तो मुझे ऐसा लगा था कि पाकिस्तान जो है ना 320-325 करेगा, और मैं जो बंद कर दिया थोड़ी देर के लिए, ध्यान हट गया। सडनली मैं देख रहा हूँ कि सहरी के बाद जब मेरी आंख खुली 1 घंटे बाद, 7:30-8 बजे मैं मैच देख रहा हूँ, तो 275 पूरी टीम लेट गई। प्रॉब्लम थी, हुई वहां पे। गुड थिंग ये थी कि आज फिर वो, गुड थिंग तो नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान को शुरू में विकेट मिल गई, ये चीज थी। थोड़ा सा बारिश ने होने से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। बारिश के बाद थोड़ा मॉइस्चर आया, बॉल थोड़ी नई थी, प्लस बांग्लादेश पे प्रेशर आ गया, क्योंकि उनकी अगर 3 विकेटें नहीं गिरी होती तो उनका टारगेट थोड़ा डिफरेंट होता। ये बात याद रखें डकवर्थ लुइस पे। पाकिस्तान फिर बेवकूफी कर रहा है, 3 बॉलर्स के साथ गया पूरे मैच के अंदर, और 2 पार्ट टाइमर्स के साथ। ये बेवकूफी है। अगर ये इसी प्रैक्टिस के ऊपर चल रहे हैं, ऑलराउंडर 11 के ऊपर, ये 10वें नंबर की टीम से अच्छा खेल रहे हैं, आगे जो टीमें आएंगी ना वो बख्शेंगी नहीं, यकीन करें, नहीं बख्शेंगी इनको। माइक हैसन का डिसीजन है या शाहीन का डिसीजन है, ये बेवकूफ़ी है। आपको 4 बॉलर्स के साथ जाना चाहिए। 5वें बॉलर के लिए आप मास सदाकत और आगा सलमान को और फ़हीम अशरफ को यूज़ कर सकते हो, कि इसलिए कि अगर आपका कोई मेन बॉलर के दिन खराब हो, तो उस वक्त ये 3 बॉलर आपको सपोर्ट करके 20 ओवर पूरे कर दें या 15 ओवर पूरे कर दें। लेकिन आपको अबरार की जरूरत है। आप हारिस को खिला रहे हो, आप शाहीन को खिला रहे हो, 3 है, आप वसीम को खिला रहे हो, 4, तो आपको अबरार की जरूरत है। अब आप चाहे एक बैट्समैन कम करो अपनी टीम से, या एक ऑलराउंडर कम करो अपनी टीम से। अब अब ये आपकी कॉल है कि आप किसको गिराते हो, किसको लाते हो। अब अब्दुल समद है, वो एक मैच में आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी उसकी, क्योंकि वो आज भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन अगर आप चाहें तो फहीम को बिठाकर अबरार को ले आओगे, तब भी एक बॉलर शॉर्ट होगा। तो मुझे ऐसा लगता है हारिस, वसीम, अबरार और शाहीन, 4 आप रेगुलर बॉलर्स के साथ जाओ, और आगा और सदाकत के साथ आप 10 ओवर का स्पेल शेयर कर सकते हो। ये मेरे हिसाब से बॉलिंग होनी चाहिए। फहीम को बिठाकर आप एक प्रॉपर बॉलर लेके आओ, ये मेरी सजेशन है। पाकिस्तान 275 रन के मैच शुरू हुआ। पाकिस्तान बॉलिंग अच्छी लेंथ पे गिरा रहा था, वसीम ने अच्छी बॉलिंग की, शुरू में 1-2 कैचेस भी मुझे निकले थे, लेकिन पकड़े वो रेंज में नहीं थे। लेकिन शाहीन ने शुरू में एक आउट किया फाइन लेग पे, मोहम्मद वसीम बहुत अच्छा फील्डर है, उसने कैच कर लिया।
फिर अगले ओवर में बोल्ड किया उसने, वसीम के बॉल पे कैच हुआ, तो फिर बारिश हो गई। बारिश के 1.5 घंटे बाद जब मैच रिज्यूम हुआ तब प्रेशर पूरा बांग्लादेश पे आ चुका था, क्योंकि 8 का रन रेट चाहिए था ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल से 23 ओवर में 240 करने थे शायद, हाँ 220 करने थे शायद 23 ओवर में। ऑलमोस्ट 8 या 9 का रन रेट था, और जो है वो उसके वजह से वो नहीं चेस कर पाए, विकेटें गिरती रहीं, सिवाय लिटन दास के अलावा किसी ने एज सच कोई प्रोमिनेंट परफॉर्मेंस नहीं दी। हर एक 10-15 10-15 10-15 करता गया मेरे हिसाब से। आगा जी ने बहुत अच्छी आज इनिंग खेली रिजवान के साथ, मैं उसको उसे क्रेडिट ऑफ नहीं लूंगा, क्योंकि आगा जो है वो वनडे के अंदर, टेस्ट के अंदर बेहतरीन प्लेयर है। पाकिस्तान की टीम जो मुझे अब तक नजर आ रहा है वो इस तरह से कुछ बनती जा रही है कि अगर आप मास सदाकत के साथ फरहान को भी रख सकते हो, फखर भी आपके पास एक अच्छा प्लेयर है वनडे का, साइम को भी थोड़ा टाइम चाहिए मेरे हिसाब से, उसे रेस्ट कराओ। फखर को रख सकते हैं चाहे तो, लेकिन 3 ओपनर फिर हो जाएंगे, या तो फिर आप साहिबजादा को वन डाउन पे लाओ, लेकिन फिर साहिबजादा की जगह नहीं बनती मेरे हिसाब से, बाबर आ जाएगा उस जगह पे। 4 के ऊपर अब रिजू साइमंड को रखना है या आगा को रखना है, ये डिसीजन मेकिंग है। 5वें पे सऊद शकील को आना चाहिए, 6ठे पे आपको कामरान गुलाम को प्लान करना चाहिए, साथ साथ इरफान नियाजी को। ये बैकअप्स के साथ तैयार होगी टीम, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी खेलेंगे, लेकिन बैकअप्स के साथ होगी। फ़हीम अशरफ है, फ़हीम अशरफ के साथ आपको समद को रखना पड़ेगा इस तरह से। लेकिन समद जो है वो सिर्फ हिटर है, अगर आप इरफान नियाजी को रख रहे हो तो फिर समद की जरूरत नहीं है आपको टीम के अंदर। फिर ऑलराउंडर्स के अंदर आप अभी फिलहाल मेरे हिसाब से फ़हीम अशरफ मौजूद है, और मास सदाकत एक है, फिर साइम अगर आप कैरी करते हो तो भी एक ऑप्शन है आपके पास। फिर आपके बॉलर्स आ जाते हैं, उसमें मैं अभी भी कह रहा हूँ वसीम, शाहीन अगर है, जगह तो नहीं बनती लेकिन अभी है, उसके अलावा नसीम को पुट इन करें, सलमान मिर्जा को इन्वेस्ट करें, अब्बास आफरीदी पे इन्वेस्टमेंट करें, और अपना अली रजा पे इन्वेस्टमेंट करें जो है। तो ये 5-6 बॉलर का सर्कल बनाए तो आपके 18-20 प्लेयर की एक टीम बन जाती है, सीनियर और यंगस्टर्स, और जो जिनके बाद 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, वो इन 20-30 प्लेयर को रोटेशन पे रखें ओडीआईस के अंदर, और आपको 1 साल बाद जो है वो टीम नजर आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा वर्ल्ड कप से पहले कि हमारी 15 कौन से, और 15 भी ना सही 16 तो पता चली जाएंगे, और 16 अलाउड होते हैं। ये था, बांग्लादेश बैटिंग करने आया, 3 विकेटें गिर गई थी, उसके बाद रन रेट काफी ऊपर था, सिवाय लिटन दास के और हृदय के किसी ने भी नहीं किया, और मासूद आगा ने 3 विकेटें ली, और हारिस रऊफ ने 3 विकेटें ली। कमबैक था उसका। एक चीज छोटी सी मैंने नोट की हारिस रऊफ की, कि आज वो पिच अप कर रहा था गेंदे, शायद सीख के आया है, गया है, निकाला है, तो प्रेशर है, दिमाग थोड़ा खुला होगा, आगे गेंद करा था। नॉर्मली उसकी गेंद जो होती है वो थोड़ा सा गुड लेंथ पे पिच करता है, तो अगर बैट्समैन को पहले ही पता होता है वो तो वो कट करने के लिए तैयार होता है थर्ड मैन पे, अगर स्विंग नहीं होती तो ऑफ साइड पे जाती है, वरना पुल करने वाला कोई अच्छा प्लेयर हो तो वो उधर कर सकता है। लेकिन आज जो उसने गेंदे की थी वो सीधा जो है वो गुड अपना आगे पिच कर रहा था, यॉर्कर लेंथ के ऊपर मैं देख रहा था, तो अच्छी चीज थी, कुछ नया सीख के आया, तो होपफुली वो बेहतर हो उसके लिए। शाइन 2 विकेटें ली, गुड फॉर हिम। देखते हैं, संडे को हमारा मैच है। एक रन आउट हुआ अगर सलमान को, उस बारे में बात करना चाहूंगा। काफी लोग उसे कंट्रोवर्शियल कह रहे हैं कि वो बॉल उठाने चला गया था, वो गया था। मैं इसमें ये कहता हूँ कि यार एज पर 2 बातें हैं इसमें। एक है स्पोर्ट्समैन, मन कट करने के लिए आपको जो है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट डेफिनेटली होती है। अब शायद अगर कोई और कप्तान होता मेहदी की जगह, तो शायद वो अपील पुल ऑफ कर लेता। लेकिन ये था कि आगा सलमान को भी थोड़ी सी अकल करनी चाहिए कि यार अगर बॉल उसकी तरफ आ रही है, पहले उसने कॉल दिए रिजवान ने, आप आगे बढ़े हो और सडनली आप बॉल उठाने लग गए, उसने आपको जब डाइवर्ट किया तो आपको लगा रन नहीं है, ये चल यार मैं बॉल ही उठा कर दे दूं, तो आपको अपनी क्रीज नहीं छोड़नी चाहिए थी। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अपनी जगह पर है, अगर वो नहीं फॉलो करता तो ये है। दूसरी चीज पे एक बात हो रही है, वो ये कह रहे हैं कि जी ऑब्स्ट्रक्शन द फील्ड हुआ, कि अगर प्लेयर को ऑब्स्ट्रक्ट किया जाए रन लेने से, उस कंडीशन के अंदर जो है वो बैट्समैन को फेवर जाता है, कि अगर बॉलर जो है वो उसके गिर जाए पैरों में, उसके रनिंग वापसी के रास्ते में गिर जाए, और उस सूरत में वो ना पहुंच पाए, तो वो कहता है कि देखा जाता है कि वो डेलिबरेटली उसे ब्लॉक किया गया है, तो फिर उस सूरत में। तो ये एक कंट्रोवर्सी थी, लेकिन इस पर फिलहाल इस पर काफी
आगा सलमान थोड़े फ्यूरियस हो गए थे उस वक्त हीट ऑफ द मोमेंट के ऊपर। काफी एक्सपर्ट्स आ गए थे मैदान में, लेकिन ये कि फील्ड ये कहती है अंपायर को, थर्ड अंपायर को रेकमेंड करना चाहिए था उस वक्त कि जो है कि मेरे हिसाब से ये चीज देखो कि ऑब्स्ट्रक्ट तो नहीं किया गया बैट्समैन को। जब वो वापस पलट रहा था उसको रोका तो नहीं गया स्पेसिफिक डेलिबरेटली, क्योंकि वो रास्ते में आया, वो बॉल उठा रहा था, उसने सडनली उसके रन लेने की जगह पे बॉलर आगे खड़ा हो गया, तो वो चीज ऑब्स्ट्रक्शन कहलाती है एज पर आईसीसी लॉ। अगर उसको थर्ड अंपायर देखता तो शायद वो बच जाता। और दूसरा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट था। लेकिन तीसरी गलती आगा सलमान की भी है कि जब आप आगे निकल गए हो तो बॉल उस वक्त उठाई जाती है जब आप क्रीज के अंदर हो। कितने भी प्लेयर्स होते हैं, चाहे टेस्ट मैच हो चाहे वनडे हो, जब बॉल रोल बैक हो रही हो तो उस वक्त आप पैरों से हटा सकते हैं अपने बॉल को, पहले होता था। और उसके बाद आप दूसरा तरीका ये होता है कि आप जो है अगर गिरी है, पैड के अंदर फंस गई है, तब वो आप पूछें, कीपर से पूछ सकते हैं कि क्या मैं बॉल पिक कर लूं, तब वो आपको कहता है यस यस, तो फिर आप निकाल के उसे देते। तो ये मेरे हिसाब से था डिसीजन है, मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों को आप लोग अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आखिरी जो डिसाइसिव ओडीआई है वो संडे को है, उस दिन बात करेंगे मैच के बाद। मुझे लगता नहीं है पाकिस्तान को एक चेंज करनी चाहिए, अबरार को ड्रॉप नहीं करना चाहिए। दुनिया अबरार को लेने के चक्कर में जो है वो यहाँ पर जो है वो तलवारें निकल आई हैं हिंदुस्तान के अंदर, और जो है वो काफी लोग ट्रोल कर रहे हैं उसको, कामिया ममन को जो सनराइजर हैदराबाद की ओनर है, उसने उसको लड़ भिड़ के 2 लाख, ऑलमोस्ट 2 लाख पाउंड के अंदर उठा लिया है अबरार को। और उसने जवाब भी दे दिए डैनियल विटोरी ने कि भाई हमें जरूरत है अबरार की, क्योंकि वो T20 में विकेट टेकर है हमारे लिए। ठीक है, तो और डैनियल विटोरी खुद एक बहुत बड़ा अच्छा स्पिनर था, न्यूजीलैंड का बड़ा स्पिनर था, वो जानता है कि स्पिनर की क्या वैल्यू होती है शॉर्टर फॉर्मेट के अंदर। ये चीज जो है हमारे भैंस जैसे अकल वाले जो कोच हैं उनको नहीं आ रही। ठीक है, क्योंकि वो पार्ट टाइमर्स पे ही चलेंगे वो सारी जिंदगी पर, मतलब, और मरवा देगा ये पार्ट टाइमर आपको। आज आप 10वें नंबर की टीम से खेल रहे थे तो ये हाल था आपका। पता नहीं जब आप 5वें नंबर अभी जिम्बाब्वे से खेलेंगे तो भी मुझे लगता है हिट हो जाएंगे। आपके साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मजा आएगा, देखते हैं पार्ट टाइमर को कितना ठोकते हैं ये लोग। चल देखते हैं आगे चल के, संडे के मैच के बाद, संडे के बाद बात करेंगे। मेरे हिसाब से अबरार को होना चाहिए। आप लोग अपनी राय का इजहार जो है वो कमेंट्स में कीजिएगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।